नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प दस्तावेज पर बात करने वाले हैं, भारतीय समय और जीवन गणना तंत्र। हाँ। इसमें दावा है कि ये प्राचीन भारत की शायद दुनिया की सबसे बड़ी ज्योतिषीय और वैज्ञानिक समय गणना प्रणाली है। जी बिल्कुल। और हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये प्रणाली कैसे काम करती थी। मतलब समय की वो बहुत छोटी इकाइयाँ और फिर वो बड़े बड़े ब्रह्मांडीय चक्र, और कैसे इन्होंने जीवन को भी नंबर्स में बांटा है। हाँ, वो कमाल का है। जैसे इसमें सेकंड के भी हजारों हिस्से हैं, काष्ठा का जिक्र है जो सेकंड का लगभग 34,000वां हिस्सा बताया गया है, और एक त्रुटि भी है, सेकंड का 300वां हिस्सा। मतलब हाँ। इतनी सटीकता। सही बात है। ये दिखाता है कि उनका ऑब्जर्वेशन कितना कितना बारीक था। स्रोत कहता है कि इन्हीं छोटी यूनिट से फिर लव, क्षण, विपल, पल और फिर करीब 60 पल से एक घड़ी या घटी बनती है, लगभग 24 मिनट। अच्छा, हाँ हाँ। तो ये पूरा एक सिस्टम था, मतलब समय को बहुत बारीकी से मापने का। और ये तो बस शुरुआत है ना? घड़ी से फिर आगे होरा यानी घंटा, फिर प्रहार, दिवस, सप्ताह, माह, ऋतु और वर्ष। ये तो हमें पता है, पर ये सब उसी सिस्टम का हिस्सा है। हाँ हाँ। और बात यही खत्म नहीं होती। ये गणना आगे जाती है। शताब्दी, सहस्राब्दी और फिर आते हैं युग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। हाँ, युगों के बारे में तो सुना है। जी। और स्रोत के हिसाब से इन चारों युगों का एक पूरा साइकिल एक महायुग कहलाता है, जो लाखों साल का होता है। अच्छा, यहाँ से मतलब स्केल एकदम बदल जाता है। लाखों साल। और फिर महायुग के बाद? हाँ, और बड़े चक्र हैं। 72 महायुग का एक मनवंतर बताया गया है, और 1000 महायुग का एक कल्प। ये तो अरबों साल की बात हो गई। अरबों साल। बाप रे। और इसमें वो प्रलय वाली बात भी है शायद। हाँ बिल्कुल। स्रोत में नित्य प्रलय का जिक्र है। मतलब हर महायुग के अंत में जीवन खत्म होता है और फिर से शुरू होता है, एक तरह का रीसेट। हम्म। और उससे भी बड़ा है नैमित्तिक प्रलय। वो कल्प के अंत में होता है। इसमें तो देवताओं का भी अंत और पुनर्जन्म बताया गया है। अच्छा। तो ये एक तरह से दिखाता है कि वो समय को लीनियर नहीं बल्कि साइक्लिकल मानते थे। मतलब एक चक्र जो चलता रहता है। हाँ, बिल्कुल। यही मुख्य बात है। ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, वो बनता है, बिगड़ता है, फिर बनता है। और सबसे बड़ा चक्र तो महाप्रलय है, जब ब्रह्मा का ही अंत और फिर जन्म होता है। ये समय वाली बात तो वाकई हैरान करने वाली है। पर जैसा आप शुरू में कह रहे थे, इसमें सिर्फ समय ही नहीं है, कुछ और भी है। नहीं नहीं, बिल्कुल। समय के अलावा एक और बड़ी दिलचस्प चीज है। इन्होंने जैसे चीजों को नंबर्स में बांटा है, ज्ञान को व्यवस्थित करने के लिए। नंबर्स में? कैसे? जैसे 2 की संख्या, तो उसमें लिंग आगे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, पक्ष शुक्ल कृष्ण, अयन उत्तरायण दक्षिणायण, 2-2 के जोड़े। हाँ हाँ। और 3 में भी कुछ था शायद। जी, 3 में भी। जैसे मुख्य देव ब्रह्मा विष्णु शंकर, गुण सत्व रज तम, लोक पृथ्वी आकाश पाताल भी है। देखिए, लगता तो यही है कि ये सृष्टि और प्रकृति के जो मूल सिद्धांत हैं उनको समझने और समझाने की कोशिश थी। एक तरह से ज्ञान को ऑर्गेनाइज करने का तरीका, ताकि याद रहे और शायद चीजों के बीच का कनेक्शन भी दिखे। हाँ, ये हो सकता है। 4 के समूह भी तो बहुत जरूरी लगते हैं। 4 वेद, 4 युग, 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और 4 आश्रम भी। बिल्कुल। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये सब जीवन और समाज के आधार जैसे हैं। और इसी तरह 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 इंद्रियां। 6 ऋतुएं, 7 स्वर, 7 वार। ये लिस्ट तो लंबी है। हाँ, ये पैटर्न दिखता है। ये सिर्फ गिनती नहीं है, बल्कि दुनिया को एक स्ट्रक्चर में, एक ढांचे में देखने का नजरिया है। तो हाँ, अगर हम सार देखें तो ये स्रोत हमें दिखाता है कि कैसे प्राचीन भारत में समय को बहुत ही छोटे लेवल से, वो काष्ठा से लेकर कल्पना से भी परे, मतलब कल्प और महाप्रलय तक मापा गया। बिल्कुल। और साथ में ये भी कि कैसी जिंदगी, नेचर, फिलॉसफी, इन सब के जरूरी एलिमेंट्स को नंबर्स के जरिए एक साथ पिरोने की कोशिश की गई। एक तरह का यूनिफाइड फ्रेमवर्क बनाने का प्रयास। हाँ, बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल दिमाग में आता है। इसी स्रोत में 4 तरह के जीव बताए गए हैं। अंडेज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज। मतलब अंडे से, गर्भ से, नमी या पसीने से और धरती से उगने वाले। जी। और 4 तरह के प्राणी भी, जलचर, थलचर, नभचर, उभयचर। हाँ, तो अगर इस पुराने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को आज के नजरिए से देखें,
तो ये हमें उस समय जीवन की विविधता के बारे में उनकी समझ पर क्या कुछ नया बता सकता है? सोचने वाली बात है।